हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारी अर्थव्यवस्था अर्थात अर्थशास्त्र का। तो आज के इस वाले वीडियो में हम इसके अध्याय 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय का अध्ययन करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने इसके अध्याय 1 के सारे अभ्यास प्रश्नों को पढ़ाया था तथा सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को भी लिखवा दिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल के इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट से जाकर देख लें। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और बिहार बोर्ड के सभी विषयों की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करिए। तो चलते हैं पाठ की ओर। तो यह है हमारा अध्याय 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय, इकोनॉमिक्स ऑफ स्टेट एंड कैपिटल। तो इसमें तो पहले हम समझ लेंगे कि ये आय क्या है। तो आय, यहाँ है आय की परिभाषा, जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उससे कार्य के बदले में उसे जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। आय का मतलब हम किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं उसके बदले हमें जो भी वेतन प्राप्त होता है, जो भी पारिश्रमिक प्राप्त होता है, चाहे वो रुपया हो, पैसा हो, डॉलर हो, कोई भी मौद्रिक रूप में प्राप्त होता है उसे ही हम आय अर्थात इनकम कहेंगे। आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। मतलब जो देश की आय ज़्यादा है वह देश ज़्यादा प्रगति पे है, वह देश विकसित है, और जिस देश की आय न्यून है वह देश विकसित नहीं है। भारत के राज्यों में गोवा, दिल्ली और हरियाणा आय के आधार पर ही समृद्ध माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आय के आधार पर जहां बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश विकास के निचली श्रेणी में माना जाता है। मतलब भारत के समृद्ध राज्य हैं गोवा, दिल्ली, हरियाणा, ये सब आय के आधार पर ही समृद्ध माने जाते हैं। और वहीं जो हमारे पिछड़े राज्य हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यह आय के आधार पर ही निचले ही श्रेणी में आते हैं। ठीक, यह तो था हमारा आय। फिर इसी में हमारा अगला टॉपिक है कि यहाँ पे दिया है कि हमें किस कार्य के बदले वेतन के रूप में क्या प्राप्त होता है, पैसे के रूप में क्या प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं। मतलब जिस प्रकार की वस्तु या सेवा के उत्पादन में क्षेत्र देखते हैं उसी के आधार पर हमें जो आय प्राप्त होती है उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे भूमि के पारिश्रमिक को हम लगान कहते हैं। मतलब पहले के ज़माना में अंग्रेज लोग के जब हम गुलाम थे तो अंग्रेज हमारे हम जिस भूमि खेती करते थे उसका लगान ले जाते थे, मतलब उस भूमि का पारिश्रमिक ले जाते थे। फिर दूसरा पारिश्रमिक को मजदूरी कहते हैं। मतलब जो श्रम करते हैं चाहे वह मानसिक करे या शारीरिक, वह उन्हें मजदूरी कहेंगे। ठीक, फिर तीसरा पूंजी के पारिश्रमिक को ब्याज के रूप में देखते हैं। मतलब हम किसी भी व्यक्ति को पूंजी दिए उधार के तौर पर तो उससे हमें जो प्राप्त होता है आय वह ब्याज कहलाता है। ठीक, फिर व्यवस्थापक के पारिश्रमिक को वेतन के रूप में, व्यवस्थापक का मतलब उत्पादन में, जैसे किसी भी फैक्ट्री के हम मैनेजर हैं या एमडी हैं या सीईओ हैं तो हमें जो आय के बदले प्राप्त होगा उसे हम वेतन कहेंगे। ठीक, और उद्यमी के सही पारिश्रमिक को लाभ या हानि के रूप में कहते हैं। मतलब उद्यमी मतलब कि जो टाटा कंपनी है वह रतन टाटा उनके मालिक हैं तो वह उद्यमी है, तो उनको कंपनी में हमेशा लाभ तो नहीं प्राप्त होगा, उन्हें हानि भी प्राप्त होगा। तो उन्हें जो आय प्राप्त होगा उसे लाभ या हानि कहेंगे। यानी उद्यमी के पारिश्रमिक को लाभ या हानि के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक, यह तो था हमारा आय। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहार की आय, इकोनॉमी ऑफ बिहार। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार एक अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा हुआ राज्य है जो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। हर जगह
बिहार को एक अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा राज्य माना जाता है। क्यों? तो इसको हमने पिछली वीडियो में बता दिया है कि बिहार को गरीब एवं पिछड़ा होने का प्रमुख कारण क्या है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया ज़रूर देख लें। तो देश के निर्भरता अनुपात के आंकड़े योजना आयोग ने मार्च 2009 में जारी किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार बिहार पूरे देश में उड़ीसा के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। यहाँ की 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। मतलब भारत का सबसे गरीब राज्य है उड़ीसा, कब के अनुसार? तो 2009 के अनुसार। और बिहार इसमें दूसरे नंबर पे आते हैं, जहाँ की 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। फिर इसी में आगे है कि बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश भर में न्यूनतम है। मतलब भारत की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य हमारा बिहार ही है, जिसके चलते यहाँ बचत निम्न स्तर पर होता है। और जहाँ बचत कम होगा तो वहाँ पूंजी निर्माण दर भी कम होगा, और यदि पूंजी निर्माण कम दर होगा तो विनियोग भी होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति आय निम्न स्तर पर कायम रहेगी। बिहार रैगनर्स नकर्से ने गरीबी के कुचक्र की धारणा बतलाया। गरीबी के कुचक्र क्या है? तो ये गरीबी के कुचक्र क्या है? तो पहले चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो यही हमारा गरीबी का कुचक्र, मतलब जहाँ जिस राज्य का वरना जिस घर का प्रति व्यक्ति आय कम होगा वहाँ बचत भी कम होगी। ठीक, और जब बचत कम होगी तो पूंजी निर्माण दर भी कम होगा, और पूंजी निर्माण दर कम होगा तो कम विनियोग होगा, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय फिर कम होगी। अर्थात मतलब जहाँ के प्रत्येक व्यक्ति की आय कम हो वहाँ पर बचत नहीं होगी। जितना कमाएंगे हम उतना हमारे ही कार्य में लग जाएगा, बचत नहीं होगी। और बचत नहीं होगी तो पूंजी निर्माण दर, अर्थात हमें अन्य कुछ फैक्ट्री लगाने के लिए पूंजी नहीं बचेगी, जिसके कारण विनियोग भी कम होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। यही है गरीबी का कुचक्र जो नरकसे ने दिया था। ठीक, तो इसी कुचक्र को देते हुए नरकसे ने कहा था कि गरीबी को जन्म देती है। यह लाइन बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किन्होंने कहा गरीबी को जन्म देती है? तो आप लिख दीजिएगा रैगनर नरकसे ने कहा। ठीक, चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे भी बुक में भी दिया हुआ है कि उच्चतम प्रति व्यक्ति आय और निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों की तुलना। तो देखिए जहाँ की आय उच्चतम प्रति व्यक्ति होगी वहाँ अधिक बचत होगा, यदि अधिक बचत होगा तो अधिक विनियोग होगा, और यदि अधिक विनियोग होगा तो ऊंची पूंजी दर का निर्माण होगा, जिससे वह उसका प्रति व्यक्ति आय और उच्चतम होगा। जिसका सबसे प्रथम उदाहरण दिया गया है गोवा। मतलब भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में है? तो गोवा में है। ठीक, वहीं दिया है निम्न प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य। तो निम्न प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य में निम्न बचत होगा तो निम्न विनियोग होगा, और यदि निम्न विनियोग होगा तो निम्न पूंजी निर्माण दर भी होगा। इसमें भी सर्वप्रथम दिया है बिहार, जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक, फिर यहाँ दिया है भारत के सभी 28 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ का है। मतलब ये तो था हमारे राज्यों में गोवा का सबसे अधिक था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों को मिलाकर चंडीगढ़ का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और देश के मानक को निर्धारित करने वाली संस्था, जिसे डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, उसके द्वारा 16 सितंबर 2008 को जारी किए गए इन आंकड़ों के अनुसार सन 2006 और 2007 में चंडीगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 70,361 है। जबकि देश की केवल 28 राज्यों की चर्चा करें तो इनमें सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय
गोवा एवं दिल्ली को बताया गया है। निदेशालय के ताज़ा आंकड़ों में गोवा के प्रति व्यक्ति आय 54,850 रुपये तथा दिल्ली के 50,565 रुपये बताई गई है और तीसरे स्थान पर इसमें हरियाणा पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। मतलब पहले पंजाब था, अब हरियाणा आ चुका है। ठीक, फिर यहाँ पे नोट्स दिया है एक ठे, इसमें दिया है कि निदेशालय की इस रिपोर्ट के अनुसार सन 2008-2009 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपये है, जबकि बिहार में प्रति व्यक्ति आय सन 2005 और 6 में 6,610 रुपये है। बिहार की कुल 38 जिलों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय शिवहर की है। ठीक, यह तो था हमारे बिहार राज्य की आय। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय अर्थात राष्ट्र की आय। पहले हम समझ लेते हैं कि यह राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब एक वर्ष में किसी भी देश में जो भी वस्तु एवं सेवा से आय उपलब्ध होता है उसे राष्ट्रीय आय में गिना जाता है। वरना राष्ट्रीय आय के बारे में नीचे भी दिया है कि जिस प्रकार व्यक्तियों के समूह से क्षेत्र का निर्माण होता है, क्षेत्रों के समूह से राज्य एवं राज्यों के समूह से देश का निर्माण होता है, उसी प्रकार श्रम एवं पूंजी के सहयोग एवं उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन के उपयोग से जो भौतिक जिसे मूल्य के रूप में आंका जाता है और अभौतिक ऐसी सेवा जो अदृश्य रूप से संसाधनों की वृद्धि है के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कुल मिला जुला के वही कह रहा है कि एक साल में अर्जित किसी भी देश की कुल वस्तु एवं सेवाओं की आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक, फिर यहाँ एक अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक संसाधनों पर प्रयोग करने में से प्रति वर्ष भौतिक या अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवा का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक, फिर आगे एक और प्रोफेसर पीगू ने राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ तथा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है, जिसे मुद्रा के रूप में मापा जाता है। मतलब राष्ट्रीय पीगू के अनुसार राष्ट्रीय वह आय है जो समाज की वस्तुनिष्ठ छोटे मोटे और भौतिक आय और विदेश से प्राप्त आय के सम्मिलित रूप को कहेंगे। ठीक, फिर हमारा आगे है, फिर हमारा राष्ट्रीय आय का एक फॉर्मूला है y बराबर C प्लस आई। अब ये C, y और I क्या है? तो y का मतलब राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, C का मतलब उपभोग व्यय और I का मतलब विनियोग। उपभोग व्यय मतलब हम जिस कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य से, उपभोग का मतलब खरीदना और विनियोग का मतलब जो बेचना। तो राष्ट्रीय तब प्राप्त होगा जब हम उपभोग व्यय और विनियोग को जोड़ देंगे तब। अब हमारा आगे है कि राष्ट्रीय आय की धारणा। तो राष्ट्रीय आय की धारणा मुख्यतः 3 रूप से की गई है। पहला सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद और तीसरा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इन तीनों के बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और बिहार बोर्ड के सभी विषयों की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आप सब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।